चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बात की थी, आप थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूँ। हर्ब्स, हॉलिज़म एंड साइंस। अब इसमें हमने हर्ब्स के रिलेटेड पढ़ा, हर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने हॉलिज़म पढ़ा, हॉलिज़म फ़िलासफ़ी पढ़ी, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये सब कुछ पढ़ा, और फिर हमने साइंस बिहाइंड हर्बल मेडिसिन वो डिस्कस की। फिर हमने फाइटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की, नॉर्मलाइज़र्स क्या होते हैं वो बात की, उसको हम तिब में क्या कहते हैं वो बात की, अफेक्टर्स क्या होते हैं, तिब में उनसे क्या मुराद है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम तक। तो अभी मीटिंग में फ़र्स्ट नवीरा लुकमान है, आप नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन सुनाएं। नॉर्मलाइज़र्स किसे कहते हैं हम? पाँच सेकंड वेट होगा। नवीरा लुकमान, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज़र्स। चलें, आपका टाइम ओवर है। ये जो भी मैं क्वेश्चनिंग करूँगा ये आपके सेशनल मार्क्स में काउंट होंगे, तो लिहाजा एक्टिव होकर क्लास में बैठा करें। ऐसे नहीं कि आप बस फॉर्मेलिटी के तौर पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। सेकंड, जुल्करनैन आप बता दें नॉर्मलाइज़र्स की डेफिनेशन। 5 सेकंड रूल। व्हाट आर नॉर्मलाइज़र्स? चलें, हर्ब की डेफिनेशन सुना दें। डिफ़ाइन हर्ब। चलें, टाइम आउट। नेक्स्ट, वसीम अहमद, डिफ़ाइन फाइटोकेमिस्ट्री। सर मेरा पहला लेक्चर है आज। तो आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी? रिकॉर्डिंग भी आ गई थी, तो आप रिकॉर्डिंग तो सुन लेते अगर क्लास ले ली थी। वो आज सुनूंगा तो नेक्स्ट। चलो ठीक है। नेक्स्ट, तानिया आप बताएं डिफ़ाइन फाइटोकेमिस्ट्री। ओके चलो ठीक है जुल्करनैन, ओके ओके, कोई बात नहीं। कोई एक्सक्यूज़ हो तो आप मैसेज में इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्ड ना करना, ये क्लास के मैनर्स नहीं होते कि आप आगे से रिस्पॉन्ड ना करें। ठीक है, जैसे जुल्करनैन ने बता दिया तो दैट्स ओके। तानिया, डिफ़ाइन फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, आ गई आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट, अबू हमज़ा डॉक्टर इकबाल अब्दुल सलाम, आप बताएं जी हर्ब की डेफिनेशन। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ जो हर्ब्स हैं वो प्लांट और इस टाइप की दूसरी चीज़ें जिनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है या उनसे मेडिसिन की इलाज मालजी की जो चीज़ें निकाली जाती हैं उन सबको हर्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है सलाह में। ठीक हो गया, बड़ी जामे डेफिनेशन यही हमने भी पढ़ी थी कि हर वो प्लांट जो इंसान के साथ ताल्लुक़ रखता है, हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से देखा था कि जिस तरह तो अगर एग्रीकल्चर। आपने सोचा था मेडिसिन का सिर्फ जी जी। तो सर हम जो ऐसे ऐसा प्लांट जिसके पत्ते बीज लीव्स के अलावा शरीर हर चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको पेड़ से या डायरेक्ट उनको कुछ करके पाउडर से या जला के उनसे सॉस बना के फिर आप सूप और कैप्सूल गुलिया वगैरह बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हर्बल मेडिसिन में आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट मैं ले लिया, समझ गया हूँ, आपने बिल्कुल ठीक डिफ़ाइन किया। तो हर्ब को हमने थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से देखा था
अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने ये बात की थी कि हर्ब वो चीज़ है, यानी जो किसी भी सेंस में इंसान के साथ उसका रिलेशनशिप बनता है ना, लाइक इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, के हर्ब्स एनवायरनमेंट को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, लाइक पेट्रोल जो है वो भी आपके कोल का बाय प्रोडक्ट है और कोल आपके प्लांट्स का ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो हर्ब्स एक बहुत एक वसी टर्म है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। जो भी चीज़ प्लांट का कोई भी हिस्सा यूज़ हो, और वो मैटर नहीं करता कि वो प्लांट वुडी है नॉन वुडी है, ठीक है, उसके सीड्स हैं, उसका फ्रूट है, जो भी हिस्सा है, जब वो प्लांट है, नेचर में ग्रो कर रहा है और वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसे हम हर्ब कहते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट रमज़ान साहब, आप इफ़ेक्टर्स बताइएगा, इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट जी लुकमान शाह साहब, आप बताएं अफेक्टर्स क्या होते हैं? 5 सेकंड रूल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जड़ी के जो असरात होते हैं, इसी को कहते हैं फैक्टर, जो हमारी बॉडी के ऊपर इनके असरात हैं। नहीं नहीं, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक नॉर्मलाइजर्स और एक इफ़ेक्टर्स। तो इफ़ेक्टर्स में फिर हमने आगे फर्दर दो चीज़ें पढ़ी थी, तो मैं वो पूछ रहा हूँ। सॉरी। चलें कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट अब्दुल मन्नान राना, आप बताएं जी अफेक्टर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट सानिया तारिक, आप बताएं इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं? नहीं नहीं, ये आप क्या बता रही हैं, ऑर्गन एंड सेल? जी अमीन साहब, आपने ज्वाइन किया है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजर्स एंड अफेक्टर्स? मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ सर। फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं? नहीं तो आप लेक्चर्स पिछले रिकॉर्डिंग तो सुन लेते, रिकॉर्डिंग तो मैंने भेज दी थी और उसके नोट्स भी। जी आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव है, लेकिन मैं अभी बाहर था, तो आज ही मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट में। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं अभी जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग आपका सुनता हूँ। ओके चलें ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलें जी, क्या कह सकते हैं, बुरा हाल है, सबका ही बुरा हाल है। अब मैं ये चाह रहा था कि 1 महीने में आप लोग इस काबिल हों कि आपको प्लांट्स कैसे यूज़ करने ये आ जाएं, बट यहाँ पे तो बेसिक डेफिनेशंस ही जो पहले दिन पढ़ी हैं वही नहीं आ रही, वही पूछने पे आप जो है वो कोई जवाब नहीं है, और वही बहुत इसके साथ तो आप चाहे पूरा साल लगे रहें कभी भी नहीं सीख सकेंगे। तो जो भी डेली का लेक्चर हो उसको नोट किया करें, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट किया करें, फिर उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, आप उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लिया करें। फिर उसके जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको संडे वाले दिन ही प्रोवाइड, मंडे की सुबह मिल गए थे, आपके पास पूरा हफ्ता था, आपने वो नोट्स खोलने तक की जो है वो किसी ने वो जहमत नहीं की होनी। तो
आप नोट्स तो पढ़ लिया करें एक दफ़ा, ताकि आपको पता तो हो कि ये पिछले हफ्ते क्या बात की थी, ताकि अगले वीक जो बात करनी है वो तो समझ में आए। अब जब पीछे से क्लियर नहीं है तो अगली बातें कैसे समझ में आएंगी। तो काइंडली ज़रा इसका ख्याल रखें। अगर बाकी में कुछ इस एक माह में अचीव करना है तो साथ साथ इसको जो है ना अपने नोट्स पढ़ते रहा करें। लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी इसलिए की जाती है कि आप लेक्चर सुन लें, तो वो लेक्चर दोबारा सुन लिया करें, ठीक है। तो ये ऐसी मैं कल दोबारा जो है वो आज जो पढ़ेंगे कल दोबारा पूछूंगा। तो ये इसके आपके सेशनल मार्क्स मैंने आपके जो आपका सर्टिफिकेट होना ना पूरे एक मंथ का, मैंने उस पर आपके मार्क्स लगा देने हैं। तो जो क्लास में नहीं बोलता सेशनल मार्क्स नहीं होते, आप फिर अपने मार्क्स देख के वो सर्टिफिकेट किसी को दिखाने के काबिल नहीं होंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो सर्टिफिकेट का आपको कोई फ़ायदा नहीं होना जब आपके मार्क्स उसके ऊपर इतने गंदे लगे होंगे। तो इसलिए जो है कुछ जो है ना एक्टिव होके क्लास लिया करें और पढ़ा करें साथ साथ, ताकि आपको फ़ायदा हो ना कोर्स का। चले, आज का टॉपिक हमारा है प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स हमने डिस्कस करने आज। अब मेटाबॉलिज्म, कोई भी प्लांट है, इवन कोई भी ऑर्गेनिज़म है, कोई भी जानदार है ना, तो उसमें जो केमिकल्स बनते हैं वो केमिकल्स किसके थ्रू बनते हैं। एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजे में कोई बाय प्रोडक्ट बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के आगे दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब प्लांट का भी सेम ऐसे ही मेटाबॉलिज्म होता है, और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्लांट्स में कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, और वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए। तो मेटाबोलाइट्स प्लांट के दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो बेस हैं, यानी जो सेकेंडरी हैं वो नाम से पता चल रहा है ना कि ये बाद में बनेंगे, और ये सेकेंडरी प्राइमरी से ही बनते हैं। प्राइमरी का मतलब ज़रूरी, प्राइमरी का मतलब पहले, प्राइमरी का मतलब बुनियाद, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो सबसे पहले रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म हुआ तो जो प्रोडक्ट सबसे पहले बनते हैं उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में शामिल करते हैं, और वो सबसे ज़रूरी होते हैं और वो बुनियाद होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में ना आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा फैट्स, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स। ये आपके पास कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की आगे बहुत ज़्यादा डिटेल है, फिर प्रोटीन कह रहा हूँ, फैट्स की बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अमाइनो एसिड्स की बहुत डिटेल है। तो हर एक जो मेटाबोलाइट है ना उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्राइमरी ही बनाते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी 3 मेजर क्लासेस हैं जो हर फाइटोकेमिस्ट्री की बुक में, हर फार्माकोग्नोसी की बुक में वो 3 ही ज़्यादातर एक्सप्लेन होती हैं, जिसमें टर्पीन्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम अल्कलॉइड्स कहते हैं, और इसके अलावा एक और है मैं अल्कलॉइड्स एंड टर्पीन्स एंड तीसरे मैं एक मिनट देख के आपको बताता हूँ। तीसरे जो है ना आपके पास फिनोलिक कंपाउंड्स। तो जो ये 3 है ना, यानी इन तीनों का कोई मेजर फंक्शन नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है या ये इनका रोल क्या है प्लांट में। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना, ये प्लांट के अंदर हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी प्लांट की फोटोसिंथेसिस इन्होंने करवानी है, प्लांट की रेस्पिरेशन इन्होंने करवानी है, प्लांट की जो एक्टिविटी है लाइक प्लांट ने न्यूट्रिशन की जो एक्टिविटी है, प्लांट ने जो आगे सेकेंडरी एक्शन देना है वो भी सब इन्होंने करवाना है। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, इनका ना वे ऑफ फॉर्मेशन पता है कि ये कैसे बनते हैं, ना इनका वे ऑफ एक्शन पता है। कुछ का पता है हमें, ठीक है, टर्पीन्स में कुछ ऐसे केमिकल्स पढ़ेंगे हम जिनका हमें पता है कि ये बॉडी में जाके ऐसे ऐसे करके एक्ट करते हैं, इसी तरह, लेकिन सब का नहीं पता। तो अगर हम बात करें ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, लाइक इन्होंने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है प्लांट की तरफ, वो आएँ और प्लांट की पॉलिनेशन करवाएं।
ठीक है। इस तरह इन्होंने प्रीडेटर से दूर रखना है, इन्होंने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करनी होती है। तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल होता है। तो जैसा कि इंसानों में हम पढ़ते हैं ना, इंसानों में जब हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये 4 चीज़ें हैं। तो इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें यही 4 चीज़ें प्राइमरी होती हैं। तो अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये 3 मेजर हैं, बट रिसर्च ये कहती है कि सिर्फ ये 3 नहीं है। रिसर्च के मुताबिक हर साल 3000 से 4000 नए कंपाउंड, नए मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के अंदर सामने आते हैं। और अब तक का जो रिसर्च डाटा है ना, उसके मुताबिक कम से कम 1 लाख मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो ज़रा सोचें कि आप किस तरीके से प्लांट को समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर अच्छा ये एक प्लांट की बात नहीं हो रही, बट सारे ओवरऑल सब प्लांट्स की बात हो रही है कि ओवरऑल अब तक 1 लाख यूनिक किस्म के मेटाबोलाइट्स वर्ल्ड वाइड प्लांट्स के अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं। और इन 1 लाख में से आप इमेजिन करें कि हमें इस टाइम पे, इस जदीद दौर में प्लांट्स के बारे में वो 1 लाख में से सिर्फ तीन मेटाबोलाइट्स का पता है, टर्पीन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कि केमिस्ट्री और साइंस अभी तक सिर्फ इनको ही डिटेल से थोड़ा स्टडी कर पाई है। बाकी के जो कितने 99,997 मेटाबोलाइट्स हैं, उनका साइंस को नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अब उनका मोड ऑफ एक्शन नहीं पता, तो इसलिए ये कह दिया जाता है कि प्लांट्स वर्क ही नहीं करते। हालांकि कमी इस बात की है कि रिसर्च नहीं है। अब अगर रिसर्च हो तो आपको समझ भी आ जाए कि प्लांट ऐसे वर्क करते हैं। अब जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनका हमें वाज़े मोड ऑफ एक्शन पता है। मुलट्ठी ले लें, वाज़े पता है कि इसने क्या करना है, इसने खांसी में आराम देना है, इसने हमें जो है वो एसिडिटी के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं, इसने बॉडी के अंदर एसिड लेवल को कम करना है। तो वाज़े हमें एक्शन पता है। इस तरह और बहुत से प्लांट्स हैं जिनका हमें क्लियर कट पता है कि यार इसने यही फंक्शन करना है, क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं वो साइंस को पता है, इसलिए वो मुलट्ठी को मानते भी हैं। और इसी तरह और बाकी सारे प्लांट्स जिनके अंदर के केमिकल्स उन्हें पता हैं, लिमिटेड से पता है। मैंने आपको बताया कि 1 लाख मेटाबोलाइट आइडेंटिफाई हो चुके हैं अब तक, जिसमें से सिर्फ 3 का डाटा है किताबों में, फाइटोकेमिस्ट्री की किताबों में। इस जदीद दौर में भी 1 लाख में से सिर्फ 3 मेटाबोलाइट्स। तो आप इमेजिन करें कि आप कैसे फिर प्लांट को समझ सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि प्लांट कैसे वर्क करता है, जब आपको उसके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उनका ही नहीं पता। तो जिनका पता होता है उसको साइंस मान लेती है, क्योंकि उनके पास रिसर्च डाटा सिर्फ उन चीज़ों का है। तो जिनका उन्हें नहीं पता होता तो वो ये नहीं कहते कि ये काम करते हैं, वो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये काम ही नहीं करता। तो ये एक गलत अप्रोच है जो साइंस की नहीं है। ये जो तंग नज़र साइंसदान या तंग नज़र लोग होते हैं ना, जैसे हमारे पाकिस्तानी हैं या जो एशिया के रहने वाले लोग हैं, वो के साइंस से इन्फ्लुएंस हो के, अब साइंस जो है ना वो ये चीज़ है कि वो हमेशा रिसर्च करती रहती है। और एक रिसर्च, फॉर एग्जांपल आज एक बात रिसर्च से साबित हुई है ना, तो साइंस ये बात साथ कहती है कि हो सकता है कल को नई रिसर्च आए और जो कल वाली रिसर्च थी वो गलत हो जाए। ये साइंस का एटीट्यूड है। और साइंस हमेशा सच्चाई की तलाश में, साइंस हमेशा जो है ना नए से नया कुछ ना कुछ ढूंढने की तलाश में होती है और एविडेंस की तलाश में होती है। और जब तक नहीं मिलता वो फाइंड करते रहते हैं। ये साइंस की अप्रोच है। जबकि आम आवाम की ये अप्रोच होती है कि जिसका उन्हें नहीं पता, वो कहते हैं कि जिसका साइंस को नहीं पता वो चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि ये चीज़ साइंस नहीं कहती, ये आम आवाम कहती है, जाहिल आवाम, जिसको नहीं पता कि कोई इल्म नहीं है ना प्लांट्स का ना हर्ब्स का। बस उनसे ज़बानें खुलवा लो और उनसे जितने मर्ज़ी बातें करवा लो कि प्लांट्स एक्ट नहीं करते, प्लांट तो ऐसे ही हैं, बस
ये किचन के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इसको हम दवाई के तौर पे नहीं ले सकते, वो पुराने वक्तों की बातें हैं। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अगर वो वाकई रिसर्च पढ़ें, डाटा पढ़ें, तो उन्हें पता चले कि हम कितने अभी पीछे हैं और आज से 1000 साल पहले वाले लोग कितना आगे थे। कि उनको केमिकल्स का नहीं पता, प्लांट्स के अंदर कौन से केमिकल है, लेकिन उन्हें उनकी एक्टिविटी का पता है कि इस प्लांट ने ये एक्टिविटी करनी है, और उन्होंने वो ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशंस बना डाली हैं कि वो आज तक हम पता नहीं कितनी बीमारियों में यूज़ करते हैं। तो ये वो प्रीमियम नॉलेज, और ये डिफरेंस है फ़िलासफ़ी और साइंस का, कि जब आप फ़िलासफ़ी के एंगल से देखते हैं ना, तो आप एक बहुत बसीरत वाली चीज़, यानी कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप एक बहुत दूर अगले आने वाले सालों तक के लिए ऐसा डाटा प्रोवाइड कर जाते हैं जो बेनिफिशियल होगा। साइंस लिमिटेड अप्रोच के साथ होती है। साइंस बहुत आने वाले सालों तक के लिए डाटा नहीं अपने पास रखती। कोई एक लॉ बन जाए तो वो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन लॉ वाली चीज़ें आपको पता बहुत लिमिटेड सी हैं। तो ये बातें आपकी अभी स्टार्ट से क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो। और ये हम ना डिटेल में ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, टर्पीन्स भी पढ़ेंगे और फिनोलिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, और ऐसे प्लांट्स भी डिस्कस करेंगे आम जो हमारे यूज़ में होते हैं ना पाकिस्तान में, कि किस प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स इनमें से पाए जाते हैं और इनका क्या रोल है, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने बातें की हैं ये क्लियर है। लाइक का रिएक्ट नहीं देना, लाइक का रिएक्ट दे रहे हैं, मैसेज में टाइप करके बता दें, या कोई एक वॉइस मैसेज ओपन करके माइक बता दें। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलें, ठीक हो गया। अब इसके बाद ना कुछ फाइटोकेमिस्ट्री की टर्म्स हैं, यानी जिस तरीके से हम तिब पढ़ते हैं ना, तो तिब को समझने के लिए आपको पता है कि पहले उमूर तबैया समझना ज़रूरी है। उमूर तबैया में हमें पता है कि सबसे पहले एक बेस है कि सबसे पहले क्या हैं, अरकान हैं। अरकान समझ में आएंगे तो मिजाज समझ में आएगा, मिजाज समझ में आएगा तो अखलाक समझ में आएंगे। तो एक टर्म्स हैं, ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। नॉर्मलाइजर्स, अफेक्टर्स, हर्ब, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। तो वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आपको जब हम आगे मैंने आना है ना, तो मैंने हर टर्म दोबारा एक्सप्लेन नहीं करनी। हमने ये टोटल 6 चीज़ें ना डिटेल से डिस्कस करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, टर्पीन्स और फिनोलिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये 6 चीज़ें हमने 6 लेक्चर्स में कवर करनी है। तो उसमें टर्म्स जब यूज़ होनी है ना, तो वो फिर आपके लिए मसला होना है अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं 8-9 छोटी छोटी, तो वो उसके ना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। 2-2 लाइनों की, एक लाइन की डेफिनेशन है। जैसा कि ए ग्लाइकॉन एक टर्म है, ए ग्लाइकॉन, तो ग्लाइकॉन मतलब शुगर, और ए ग्लाइकॉन शुगर के जो है बगैर वाला, यानी जिस ऐसा ग्रुप जिसके साथ शुगर अटैच ना हो वो ए ग्लाइकॉन, और जिसके साथ अटैच होगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकॉन। एक मिनट, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, मिक्स तो नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ए ग्लाइकॉन के जिसके साथ शुगर का ग्रुप अटैच हो ना हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह लाइगैंड किसे कहते हैं, हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। हाइड्रोलिसिस नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, तो वाटर का ब्रेक डाउन। लाइगैंड कहते हैं जो जोड़े, यानी कहने के केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो दो चीज़ों को जुड़ने की ज़रूरत है, तो जो चीज़ उन दोनों को जोड़ेगी आपस में उसे हम लाइगैंड कहेंगे। तो इस तरह 8-9, इस तरह पीएच क्या होती है, इसी तरह जो है वो आपके पास रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसके आपको ना नोट्स मिल जाएंगे, वो 1-1, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। उनकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो काम नहीं आने हमारे, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। कोई एक पेज भी नहीं बनता वो, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमने पढ़ना है
कि जैसे अभी हमने बात की ना कि प्लांट्स के अंदर 1 लाख मेटाबोलाइट्स अब तक जो है वो कह लें डिस्कवर हो चुके हैं, और 1 लाख में से सिर्फ 3 की हमें डिटेल्स पता हैं, टर्पीन्स की, अल्कलॉइड्स की एंड फिनोलिक कंपाउंड्स की। जो बाकी के हैं उनकी हमें डिटेल्स पता ही नहीं है। तो हम प्लांट को कैसे समझेंगे कि ये प्लांट ऐसे वर्क करता है? क्योंकि प्लांट के अंदर जो चीज़ उसकी एक्टिविटी करवाती है ना, वो उसके अंदर मौजूद केमिकल है। यानी प्लांट जो बॉडी में जाके एक्ट कर रहा है वो प्लांट के अंदर मौजूद केमिकल्स की वजह से कर रहा है। तो अब जब साइंस को पता ही नहीं है कि उसके अंदर मौजूद केमिकल्स करते क्या हैं, तो वो इसलिए नहीं समझ पाती, इसलिए वो फिर यही कहते हैं कि प्लांट वर्क ही नहीं करते। तो हमने कैसे समझना है, अब उस पर आते हैं। हम प्लांट को समझते हैं उसकी एक्टिविटी की बेस पे, यानी हम प्लांट को इंड्यूस करवाते हैं बॉडी में, प्लांट पाउडर फॉर्म में या क्रूड फॉर्म में उसका जुशांदा बना के, उसका शरबत बना के, और हम देखते हैं कि उसने जिस्म के अंदर क्या चेंज क्रिएट किया। ठीक है, तो तजर्बे से हज़ारों सालों से ये एक इल्मुल अदविया मुरतब किया गया, और ये ऐसे ही हवाई बातें नहीं हैं, ये प्रॉपर एक रिसर्च, एक एक्सपीरियंस के बाद एक डाटा किताबों में लिखा गया। एक रिसर्च के बाद अल कानून फिल तिब लिखी गई, ऐसे ही नहीं लिखी गई, बहुत रिसर्च करके लिखी गई थी, इसलिए आज तक वो एक वैलिड किताब है। तो हम प्लांट्स को समझने के लिए अल कानून का सहारा लेंगे, उसूल तिब का सहारा लेंगे, प्लांट्स के अंदर जो उसकी एक्टिविटीज़ की टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर किस किस तरीके से जाके चेंज करता है। ठीक है, तो वो हम डिटेल से इंशाल्लाह कल वो डिस्कस करेंगे। आज जो हमने चीज़ें पढ़नी है ना, वो थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हैं, लास्ट टाइम भी थोड़े से डिस्कस हुए थे, मैं उसको अगेन डिटेल के साथ ना कवर करवा देता हूँ। अभी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा, तो मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। बस 1 मिनट मुझे दें, मैं फ़ाइल ओपन कर लूँ आपके साथ ना, ताकि आपको साथ साथ अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? ओके, चलें। अब जो हम फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ क्या है, प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स के साथ बाकी 2 चीज़ें हैं जो कि फाइटोकेमिस्ट्री में ही आती हैं, बट वो प्लांट्स नहीं हैं। यानी या तो एनिमल सोर्स से हम वो ड्रग्स लेते हैं, या फिर जियोलॉजिकल सोर्स से, मीन मैदानी अद्विया। तो नहीं, ये सब तस्वीर आ रही है एक बच्चे की, कुछ भी नहीं शो हो रहा ऊपर स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कुछ सबको नहीं शो हो रहा? नहीं भाई, शो हो रहा है, पूरा हमें शो हो रहा है, लिखा हुआ है ड्रग एंड डाइट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही स्क्रीन है। मैं रुके, एक और तरीका है, मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपके साथ जो है ना वो हो जाएगी शेयर। 1 मिनट, मैं अभी देख लेते हैं। चलें, अब हो रहा है ना? अब तो सबको हो रहा है। जी सर, हो रहा है। चलें, अभी भी नहीं हुआ। चलें, ये तो फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा। चलें, ये आप वैसे ऑडियो में आपको समझ आ जाएगी, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो उसमें सारी स्क्रीन होगी, तो आप वो सुन सकते हैं इजीली ना। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज से ड्राइव ड्रग एंड जो है जियोलॉजिकल सोर्स से ड्राइव ड्रग, ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है मेडिसिन के तौर पे हम यूज़ करते हैं ना, ये फाइटोकेमिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें भी आती हैं।
जो मिनरल सोर्स हैं, जो एनिमल सोर्स है, वो भी हम इसके साथ ही डिस्कस करते हैं। तो यूनानी तिब में हम यही 3 चीज़ें पढ़ते हैं कि सबसे पहली बात कि हम ड्रग्स का ओरिजिन देखें कितनी टाइप का है, ठीक है। तो इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, जिसको हम मवालिद सलासा भी कहते हैं। तो उसमें पहला तो बोटेनिकल सोर्स है, यानी जो प्लांट्स एंड हर्ब्स वगैरह हैं, इनसे जो ड्रग्स ड्राइव्ड हों किसी भी तरीके से, यानी जुशानदे की सूरत में, खिसानदे की सूरत में, शरबत की सूरत में, सफ़ूफ़ की सूरत में, गोलियों की सूरत में, इतरी फलात, माजून, खमीरा जात, किसी भी सूरत में, तो वो नबाती अद्विया कहलाती हैं, बोटेनिकल प्लांट, ठीक है, बोटेनिकल ड्रग्स। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास हैवानी अद्विया, जोलॉजिकल, मीन्स के दोज ड्रग्स विच आर ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स। अब वो एनिमल्स के जिस्म का कोई हिस्सा हो सकता है, लाइक जैसे बारहसिंगा है, ठीक है। अब वो बारहसिंगा को किस तरीके से यूज़ करना है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजार के करना है, उसको डिटॉक्सीफाई करके करना है, ठीक है। इसी तरह मगरमच्छ का पित्ता यूज़ होता है कुछ ड्रग्स में, इस तरह और बहुत से जानवरों की खाल, ठीक है, यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एक मिनट, सॉरी, मुझे दीजिएगा कॉल। आई थिंक वो कहना होगा नोट्स का, सुन लो। तो ये जो एनिमल सोर्सेज से ड्राइव्ड होती हैं, इन्हें हम कहते हैं हैवानी अद्विया या जोलॉजिकल ड्रग्स। हो गई? चलो ठीक है, अभी आ रहे हैं क्या? अभी आ रहे हैं। बारिश, एक मिनट सॉरी, मिल लीजिएगा। ओ यार, नोट्स फाड़ लिया। बारिश या बारिश का सीन तो कितने बनते हैं? 2 किताबें थी, इतने भी हुए। फिर चलें जी, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं वो ड्रग्स जो अर्थ के किसी हिस्से से, यानी हम लें, यानी मिनरल्स में आ जाती हैं वो चीज़ें, यानी मिट्टी हो सकती है, वो पत्थर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो अर्थ से ड्राइव्ड हो, तो इन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिकल ड्राइव्ड ड्रग्स। अब अगली चीज़ ये कि हम ड्रग कह किसे रहे हैं, लाइक हमने फाइटोकेमिस्ट्री में ये सीखना है कि हमने पौधों से और जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे इलाज करना है, तो हमें पता तो ना ड्रग की डेफिनेशन क्या है। तो ड्रग या दवा ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं कि जब वो जिस्म में दाखिल होती है तो जो जिस्म की हरारत गरीजिया है वो उस ड्रग पे असरअंदाज होती है और एक नई कैफियत जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती है, और वो कैफियत मर्जिया को कैफियत सहिया में कन्वर्ट करती है, यानी डिज़ीज़ वाली कंडीशन से निकाल के उसे सेहत वाली कंडीशन में लेके आती है। तो ऐसी सब्सटेंस को हम ड्रग कहते हैं, दवाई कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम हुसूल शिफा कहते हैं कि हम ऐसी कैफियत जिस्म में पैदा करनी है, ऐसे कह लें, या इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न साइंस ऐसे केमिकल्स बॉडी में आपने प्रोड्यूस करने हैं कि वो जो डिज़ीज़ वाले केमिकल्स निकल रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको वो ओवरकम कर लें और एक बैलेंस्ड स्टेट में बॉडी आ जाए, तो उसे हम ड्रग कहते हैं। दूसरा कि आपको ड्रग एंड डाइट का डिफरेंस बताओ। डाइट वो सब्सटेंस होती है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स का हिस्सा बन जाती है, न्यूट्रिशनल सोर्स है। ड्रग इज़ नॉट द न्यूट्रिशनल सोर्स। फिर आगे 2 चीज़ें और हैं
कि बाज़ औक़ात ड्रग के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है और बाज़ औक़ात डाइट के अंदर कुछ ड्रग का कंपोनेंट होता है, जिसे हम दवाए ग़िज़ाई कहते हैं। दवाए ग़िज़ाई से मुराद ये कि दवा है मगर उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट भी है, जैसे बाकला, किडनी बीन्स जिन्हें कहते हैं, लोबिया कह लें, इसी तरह किशनीज़ हो गया यानी खुश्क धनिया, इसी तरह पुदीना हो गया। तो हैं दवाई, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट भी पाया जाता है। फिर कुछ होती है ग़िज़ाई दवाई कि वो हैं तो डाइट यानी है न्यूट्रिशनल सोर्स, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ वो ड्रग का अंसर भी पाया जाता है, यानी वो न्यूट्रिशनल सोर्स के साथ साथ बीमारी के इलाज में भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अंडे हैं, ठीक है, वो आपके अंदर आप उसको हम दवाई के तौर पे भी यूज़ करते हैं और न्यूट्रिशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। मछली हो गई, चने हो गए। तो अब मेडिसन जिस तरीके से एक्ट करती है ना बॉडी पे, उसको हम दो तरीके में डिवाइड करते हैं। एक तो वो कि ऐसी ड्रग्स जिनका हमें मेटाबॉलिज्म पता है। अभी हम मेटाबॉलिज्म पढ़ के आए ना कि मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसके बाद उस प्लांट के ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कि जो फिर बॉडी को डिजीज़ स्टेट से निकालते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जिनका मेटाबॉलिज्म पता है, एब्जॉर्प्शन पता है, एजिमिलेशन पता है, एक्सक्रीशन पता है, स्टोरेज पता है, मोड ऑफ एक्शन पता है, यानी इसको मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, यानी हमें उन्होंने कहाँ पे जज़ब होना है, उन्होंने कहाँ कब कितनी देर में जज़ब होना है, कितनी देर में जिस्म से निकलना है, कहाँ पे उन्होंने जाके जिस्म के किस हिस्से में एक्ट करना है, उन्होंने कैसे एक्ट करना है, ये सब कुछ हमें पता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसा कि मुलट्ठी, ये असलुस्सौस मुलट्ठी को ही कहते हैं, ठीक है, कि ये खांसी में फ़ायदेमंद है, ये मुखरज बलगम है, ये आपके जो एयर पैसेजेस हैं लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनको ये कुशादा करती है। तो ये हमें डायरेक्टली पता है। ऐसे और बहुत से प्लांट्स हैं, अजवाइन हो गया, पुदीना हो गया, जिनका हमें क्लियरली पता है, अदरक हो गई। फिर वो ड्रग्स जिनका हमें मेटाबॉलिज्म नहीं पता, एब्जॉर्प्शन नहीं पता, एजिमिलेशन नहीं पता, एक्सक्रीशन, स्टोरेज, मोड ऑफ एक्शन कुछ नहीं पता, लेकिन हम उन्हें ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी दवाएं ज़ुल्खासा कहलाती हैं। इसमें जो जहर हैं, जो तरियाक हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी जो अखीरले दर्जे के ड्रग हैं कि वो थोड़ा नुकसान, यानी अगर बिला वजह लेंगे ना तो वो नुकसान होगा, और बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अब ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्रग का पर्पज़ क्या है, बीमारी को ठीक करना, बीमारी से निकाल कर सेहत की तरफ लाना। डाइट का पर्पज़ क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, ऑर्गन्स को। और ज़ुल्खासा का काम क्या है, दोनों काम है, न्यूट्रिशन भी और क्योर भी। अब आगे आ जाते हैं टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स पे, या टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स को आप केमिकल ऑफ ड्रग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ टेम्परामेंट के लिए केमिकल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। टेम्परामेंट को आपको पता है, इसके लिए उर्दू जो ये अरबी टर्म है वो मिजाज है। अब मिजाज का मतलब होता है कि जो दो चीज़ों के मिलने से एक नई चीज़ बने, उसे हम मिजाज कहते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है कि 4 हमें पता है कैफियत हैं, हरारत, बुरूदत, रतूबत और यबूसत, गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी। ये 4 कह लें कैफियत हैं, या कह लें कि 4 मेजर क्लासेस हैं जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स हैं जो एक प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, यानी कुछ प्लांट्स के अंदर सॉलिड कंपाउंड्स पाए जाएंगे, कुछ के अंदर लिक्विड पाए जाएंगे, कुछ के अंदर जो है वो आपको प्लाज्मा, मतलब ऐसा सच आग नहीं, ठीक है, लाइक जैसे आपने देखा ना कि अक्सर औक़ात वो दरख्तों में आग लग जाती है बग़ैर किसी रीज़न के, तो प्लाज्मा का अंसर पाया जाता है। और चौथी चीज़ क्या है भला, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। गैस का तो आपको क्लियरली पता है ना कि गैस प्लांट्स किस तरीके से लेते हैं और ख़ारिज करते हैं इन्वायरमेंट में। तो ये 4 चीज़ें हैं बेसिकली, और इन चारों को हम यानी कह लें कि जब हम फ़िलासफ़ी के एंगल से देख रहे हैं ना प्लांट को, तो हम एक बहुत ओके, मैं ये पॉइंट क्लियर करके ना रिपीट करता हूँ।
तो जब हम प्लांट को फ़िलासफ़ी के एंगल से देख रहे हैं ना, तो हम एक बहुत ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं, बहुत एक मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं। जब हम साइंस के एंगल से देखते हैं, हम बहुत माइक्रो लेवल पे देखते हैं, हम बहुत छोटे एंगल पे जाके देखते हैं। तो मैक्रो का फ़ायदा ये होता है कि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। माइक्रो का ये नुकसान होता है कि उसमें उसके बाकी जो फ़ायदे हैं ना, वो नहीं कवर हो पाते। जिस तरह एक इंसान है, उसका मिजाज फाइंड करना आसान है या उसका डीएनए फाइंड करना आसान है? ज़ाहिरी बात है, जिसने मिजाज पढ़ा है उसको तो क्लियर कट पता है ना कि यार मिजाज फाइंड करना आसान है, कि मैंने उसके 10 पैरामीटर्स देखने हैं कि उसके बाल कैसे हैं, उसकी चाल कैसी है, उसका स्टूल कैसा है, उसका यूरिन कैसा है, तो मुझे मिजाज पता चल जाना है। लेकिन जब डीएनए फाइंड करने की बात आनी है कि इसका डीएनए कैसा है, तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। डीएनए कैसे फाइंड करेंगे, इतने महंगे टेस्ट। तो हालांकि डीएनए फाइंड करने का भी पर्पज़ क्या है कि उसकी हमें पता चल जाए कि यार ये क्या इसकी नेचर है, ये इसके अंदर कौन कौन से वो कह लें कि जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है ज़्यादातर, और मिजाज का भी यही है कि हम डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। तो फ़िलासफ़ी इस लिहाज से सुपीरियर है कि आपको एक ब्रॉड, एक मैक्रो लेवल का व्यू दे रही है कि ये उसूल हैं, इनके मुताबिक आप हर लेवल पे जाके आपको हेल्प होगी, हर लेवल पे आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो मिजाज का मतलब है कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन जब एक नई चीज़ क्रिएट कर देता है ना, तो उसे मिजाज कहते हैं। और इसी को अभी हमने फाइटोकेमिस्ट्री में पढ़ा। यही तो मेटाबॉलिज्म है, यही कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यही मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, के पता ही नहीं है कैसे कैसे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप देखें कि आप 1,00,000 केमिकल स्टडी करना आसान है या 4 कैफियात को स्टडी करना आसान है? ज़ाहिरी बात है, कोई भी जी अकल शख्स 1,00,000 केमिकल्स को प्रेफर नहीं करेगा, वो 4 कैफियात को प्रेफर करेगा। और हमारे जो फिजिशियंस गुज़र गए हैं आज से 1000 साल पहले कह लें, या 800-900 साल पहले, उन्होंने हमें ये बिल्कुल प्लेट में रख के पेश किया है। उन्होंने जो काम किया था उसको हमें बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम ज़ाहिरी बात है उसी पे स्टक होकर रह गए। तो वो फ़िलासफ़ी और साइंस का ये डिफरेंस है। आई होप सो कि आपका क्लियर बहुत हद तक हो गया होगा। अब ये मैं बात कर रहा था कि हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत ये केमिकल्स हैं प्लांट्स के, कि प्लांट के अंदर ऐसे केमिकल्स होंगे जो हरारत प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे केमिकल होंगे जो रतूबत, ऐसे होंगे जो बरूदत, और ऐसे होंगे जो यबूसत प्रोड्यूस करते होंगे। हरारत प्रोड्यूस करने वाले को हम फ़िज़िक्स की ज़बान में क्या कहते हैं? प्लाज्मा। बरूदत वाले को क्या कहते हैं? सॉलिड, ठीक है। बरूदत जमाती है ना चीज़ों को, यानी हार्ड करती है, उसमें सॉलिडनेस लेके आती है। हरारत पिघलाती है चीज़ों को, तो ये प्लाज्मा भी यही काम करता है। रतूबत क्या करती है? चीज़ों में लिक्विड शेपिंग में आसानी होती है। और यबूसत क्या करती है? गैस क्या करती है कि मूवमेंट पैदा करती है और उसको लाइटर इन वेट बनाती है। तो ये 4 कैफियत से मुराद आपके 4 केमिकल्स हैं, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो अभी जब हम ये आगे थोड़ा सा डिटेल से जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर एक आपका कंसेप्ट बहुत एक अच्छा डेवलप हो जाएगा। अब देखें, मिजाज जब अद्विया की बात करते हैं ना, तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो मोतदल मिजाज, नॉर्मल टेम्परामेंट। नॉर्मल टेम्परामेंट या मोतदल मिजाज से ये मुराद है कि ऐसी ड्रग्स जब बॉडी के अंदर जाती हैं ना, तो ये ऐसी कैफियत प्रोड्यूस करती हैं जो बॉडी इसके साथ मिलती जुलती है, कोई नई कैफियत प्रोड्यूस नहीं करती। जो मिजाज गैर मोतदल है ना प्लांट्स का, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी कैफियत प्रोड्यूस करती हैं जो बॉडी की करंट सिचुएशन से नहीं मिल रही होती। यानी या तो वो हरारत प्रोड्यूस करेंगी, या बरूदत, या रतूबत, या यबूसत। इन चारों में से कोई एक चीज़ वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेंगी। अब ये मुफरद की सूरत में भी हो सकता है, मुरक्कब की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक लेवल का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद ये आपके मेन चीज़ है समझने वाली, इस पर थोड़ा सा आपने गौर करना है कि मिजाज ना 2 तरह का होता है, एक मिजाज ऊला और दूसरा मिजाज सानवी। कि जब हम प्लांट्स के मिजाज की बात करते हैं तो 2 होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी टेम्परामेंट ना 2 तरह का होता है,
एक मुस्तहकम, एक गैर मुस्तहकम। मुस्तहकम मीन हार्ड, गैर मुस्तहकम मीन सॉफ्ट। अच्छा, मिजाज ऊला और मिजाज सानवी आपको वैसे नाम से पता चल गया होगा कि प्राइमरी टेम्परामेंट, अभी हम प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ के आए थे ना, अभी बस आपने को रिलेट करते जाना है। अब ये कोई तुक्का नहीं लगा कि तिब में भी दो चीज़ें हैं और मॉडर्न फाइटोकेमिस्ट्री भी दो चीज़ें मानती है। तो प्राइमरी टेम्परामेंट जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना, कि जो सबसे पहले प्रोड्यूस होनी है, बेसिक हैं, और इन्होंने ही आगे सेकेंडरी को नई सिचुएशन या नए केमिकल प्रोड्यूस करने हैं। अब प्राइमरी टेम्परामेंट ना ये दो तरह के होते हैं, और यही साइंस भी इस तक पहुंची है। जब हम वॉलेटाइल ऑयल्स, नॉन वॉलेटाइल ऑयल्स पढ़ेंगे, प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, यही चीज़ हम देखेंगे। प्राइमरी टेम्परामेंट दो तरह के, एक मुस्तहकम। मुस्तहकम का मतलब ये है कि जो मर्ज़ी कर लो, इसका जो मिजाज है ना वो नहीं टूटेगा। यानी ऐसे प्लांट्स के उन पे जो मर्ज़ी आप रिएक्शन करवा लें, जो मर्ज़ी केमिकल डाल लें उसमें, उसके एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए वो नहीं निकलेंगे। और गैर मुस्तहकम से मुराद कि वो गैर मुस्तहकम मतलब कि उस पर कोई भी चीज़ आप कह लें कि अप्लाई करेंगे, उसका केमिकल निकालने के लिए, उसका टेम्परामेंट चेंज करने के लिए, उसका अफेक्ट चेंज करने के लिए, तो वो हो जाएगा ईज़िली। अब वो तीन तरीके से होगा। एक रिखू मुतलक यानी प्राइमरली सॉफ्ट, एक रिखू जिदान एक सेकेंडरीली सॉफ्ट, एक रिखू बा इफरात टर्शली सॉफ्ट। अब रिखू मुतलक से क्या मुराद है कि ये वो ड्रग्स के कंपोनेंट्स के जब हम इनको आग देते हैं, आग के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो जो इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं ना वो अलहदा हो जाती हैं। यानी इनका जो असल मिजाज है ना वो टूट जाता है। जैसा कि बाबूना की एग्जांपल दी है कि बाबूना के अंदर ना मुहल्लिल भी एक अंसर है, एक काबिज़ भी है, यानी सॉल्वेंट भी है, कंस्ट्रिक्टर या एस्ट्रिंजेंट पार्ट भी है। तो जब हम बाबूना को आग देते हैं तो ये दोनों चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है। उसका मुहल्लिल पार्ट अलहदा किया जा सकता है, काबिज़ पार्ट अलहदा किया जा सकता है। ये एक मिसाल है। दूसरी, इस तरह आपने देखा ना कि प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम बरियां करके यूज़ करते हैं। बरियां से मुराद तो समझते हैं ना आप कि तवे पे जलाना, आग देते हैं ना इनडायरेक्टली, तो उसका पर्पज़ भी यही होता है कि उसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं वो पुराने हमारे जो असलाफ़ हैं, हमारे जो फिजिशियंस हैं, उनको पता था कि इस प्लांट को हीट देनी है तो फिर इसका अफेक्ट अच्छा होना है या हमें अफेक्ट मिलना है। ऐसे ही आपने देखा होगा ना हलीला बाज़ जगहों पे बरियां करके यूज़ किया जाता है, बाज़ जगह पे वैसे यूज़ किया जाता है। क्यों? दोनों जगह पे डिफरेंट अफेक्ट लेना होता है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं यानी जो जिनको हीट दें तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो अलहदा हो जाते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है। दूसरे आते हैं रिखू जिद्दान के, ये ड्रग्स के ऐसे कंपोनेंट्स कि जब हम इनको बॉयल करते हैं वाटर में तो जो उनके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और अलहदा हो जाती हैं चीज़ें। जैसा दाल मसूर की मिसाल दी है, जैसा कि जब हम दाल मसूर को उबालते हैं, मसूर की दाल को, तो उसका जो सॉल्वेंट पार्ट है, उसका जो मुहल्लिल पार्ट है वो पानी के अंदर रह जाता है, और जो उसका काबिज़ पार्ट है, कंस्ट्रिक्टर या एस्ट्रिंजेंट पार्ट है, वो दाल के अंदर रह जाता है। तो यही है कि जब आपने देखा होगा डायरिया होता है, किसी का पेट ख़राब हुआ, पेचस लगे, तो हम, आपको पता है ना, दाल उबाल के और चावल के ऊपर डाल के तो वो पेशेंट को कहते हैं कि ये आपने खानी है। अब इसमें एक गलती हम करते हैं क्योंकि हमें प्लांट्स का नॉलेज नहीं होता, इन चीज़ों का नहीं पता, मिजाज सानी गैर मुस्तहकम क्या चीज़ है, मिजाज सानी मुस्तहकम क्या चीज़ है। तो हम कहते हैं कि सूप बना के दाल का, और दाल चावल वो खाओ, खिचड़ी बना के खाओ। तो हम ये गलती करते हैं जब हम प्लांट्स की, अब जैसे हम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्लांट्स की, ये प्लांट्स को हम नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर हमने डायरिया में यूज़ करवाना है प्लांट, तो फिर हम दाल को उबाल के जो उसका सूप है उसको नहीं यूज़ करेंगे, जो दाल है सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। फिर हमें डायरिया में अच्छा उसका अफेक्ट, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि दाल के अंदर काबिज़ की प्रॉपर्टी है, दाल के अंदर रेस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, सूप के अंदर रेस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरी चीज़
रखूब व इफ़रात, इफ़रात मतलब ज़्यादती होता है वैसे। तो ये ड्रग्स के वो कंपोनेंट्स के जो सिंपली आप पानी के साथ उनको वॉश करें तो उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और उनके कंपोनेंट्स अलग-अलग हो जाते हैं। यानी कि मिसाल दी हुई है, जब कासनी के पत्तों को आप धोते हैं पानी के साथ तो उसके जो मुहल्लिल कंपोनेंट है, सॉल्वेंट पार्ट है, वो ईज़िली निकल जाता है। तो ये केमिकल्स आपको अब केमिस्ट्री पे आते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं और हर प्लांट के लिए डिफरेंट मेथड क्यों यूज़ होता है उसके एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। किसी के लिए अल्कोहल यूज़ हो रहा है, किसी के लिए ईथर, यानी हर अल्कोहल के भी डिफरेंट टाइप्स है ना, कि कुछ प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट हम वाटर में लेते हैं, कुछ का हम ईथर में लेते हैं, कुछ का जो है वो और अल्कोहल कितने ज़्यादा सॉल्वेंट है उनमें लेते हैं। फिर कुछ प्लांट्स का जब हमने लेना होता है तो वॉलेटाइल ऑयल्स निकालने होते हैं तो हम उसको हीट देते हैं एक स्पेसिफिक लेवल की, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स में हम सॉल्वेंट जो है वो और डालते हैं, कुछ में और डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट पे, कि उनके अंदर सॉल्वेंट ये जाएगा, इतनी हीट मिलेगी तो फिर उसका केमिकल निकलेगा, और ये इतना नहीं मिलेगा तो फिर नहीं निकलेगा। यही बात आपको तिब में आज से 800-900 साल पहले हकीम लोग बता के गए हैं। अबू अली सीना ये आपको बता के गया। ये सारी अबू अली सीना की बातें हैं जो ये मैंने किताब में लिखी हुई हैं, जिसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आई थिंक पढ़े हुए हैं वेबसाइट पे। तो यही चीज़ें हैं, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, इस्तिलाहात का फ़र्क है, उसकी जो टर्म्स हैं उनका फ़र्क है, कंसेप्ट दोनों के सेम है। और ये अफसोस की बात है फाइटोकेमिस्ट्री के लिए या मॉडर्न साइंस के लिए कि आप इतनी रिसर्च करके भी अभी तक उस लेवल को नहीं पहुंचे जिस लेवल पे आज से 800 साल पहले हम लोग थे। ये हो गया मिजाज की बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिएगा, दोबारा एक दफ़ा नोट्स पढ़िएगा, फिर आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तीसरी चीज़ आज की जो हमारे टॉपिक में है वो है कि स्टेजेस ऑफ टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स, यानी एक प्लांट का जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट स्टेट का हो सकता है। यानी ये हो सकता है कि एक ही टेम्परामेंट कई सारी ड्रग्स का हो सकता है। जैसे गर्म खुश्क मिजाज की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, लेकिन उनमें फ़र्क किस चीज़ का होगा? दर्जात का, शिद्दत का, ठीक है। यही चीज़ मॉडर्न साइंस में भी आती है कि एक प्लांट है, उसके अंदर टर्पीन्स पाए जाते हैं। अब टर्पीन्स वाले प्लांट्स आप एक दफ़ा गूगल करें, आपको हज़ारों प्लांट्स मिलेंगे टर्पीन्स वाले, लेकिन सब का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि सब के अंदर टर्पीन्स के भी आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। किसी में कुछ पाया जाएगा केमिकल, किसी में कुछ पाया जाएगा केमिकल। तो यही चीज़ मिजाज में है कि गर्म खुश्क मिजाज के आपके पास, मिसाल दे रहा हूँ, 100 जड़ी बूटी है, तो गर्म खुश्क की 100 जड़ी बूटियों का मोड ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। हर एक की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, हर एक का काम करने का तरीका डिफरेंट होगा। और यही बात मॉडर्न साइंस भी कहती है कि हर प्लांट दूसरे प्लांट से यूनिक है। किस बेस पे? केमिकल की बेस पे। तो हमारे जो जी, ये माइक किसका ओपन है, काइंडली म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। या कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, एंड पे हम क्वेश्चन लेंगे। ये बस टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, तो थोड़ा सा सब्र रखें, हैंड रेज कर लीजिएगा, बारी बारी क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक हो गया। तो अब क्या किया था अबू अली सीना ने, या उससे पहले जो हुक्मा थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तजर्बे से ये इल्म मुरतब किया था। ये इल्म ऐसे ही किताबी इल्म नहीं है, ये भी तजर्बे से इल्म है। और साइंस भी तजर्बे से ही जो है वो निकली है, कि साइंस हर उस बात को मानती है जिस पे वह तजर्बा कर ले और उसका तजर्बा कामयाब हो जाए। तो ये सारा इल्म भी तजर्बे से ही आया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदे के जहन में ख्याल आया कि अच्छा ये प्लांट ये एक्टिविटी करता है, उसने लिख दी किताब में और आगे आने वाले हज़ारों साल तक वो वैसे ही करते रहे। ऐसा नहीं है, तजर्बे के साथ ये इल्म मुरतब हुआ है। और तजर्बे से उन्हें ये बात पता चली थी कि एक से ज़्यादा ड्रग्स का सेम टाइप ऑफ मिजाज हो सकता है। अब कुछ ड्रग्स में वो मिजाज एक्सेसिव हो सकता है, कुछ में मॉडरेट हो सकता है, कुछ में
बिल्कुल हल्के दर्जे का हो सकता है। और ये जब इलाज मुआलजा करते होते थे हकीम, हमारे जो हुक्मा हजरात हैं, जो हमारे असलाफ़ हैं, तो उन्हें ये भी पता था कि मर्ज़ के भी दर्जात होते हैं, ठीक है, कि कई मर्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के होते हैं, कई मर्ज़ मॉडरेट लेवल के होते हैं और कई मर्ज़ वीक लेवल के, एक्यूट एंड क्रॉनिक, जो मॉडर्न साइंस भी कहती है ना कि कुछ मर्ज़ एक्यूट हैं, कुछ क्रॉनिक हैं। तो यही चीज़ तिब में भी है कि सूए मिजाज है, सूए तरकीब है, तफर्रुक इत्तिसाल है, डिफरेंट दर्जात हैं डिज़ीज़ के। तो जब मर्ज़ के दर्जे के मुताबिक दवाई का दर्जा एडजस्ट हो जाता है तो फिर शिफा 100% मिलती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब मर्ज़ के दर्जे के मुताबिक आप दवाई दें तो 100% शिफा होती है, और जब आप मर्ज़ का दर्जा और है, आप दवाई और दर्जे की दे रहे हैं, तो फिर कोई शिफा नहीं होती। हालांकि प्लांट हम सही यूज़ करवा रहे हैं, मसला दर्जे का है कि हो सकता है वो डिज़ीज़ उस दर्जे की ना हो। और यही मसला है कि हम लोग मुजर्रिबात ढूंढते हैं, फार्मूलेशन ढूंढते हैं कि बने बनाए नुस्खे मिल जाएं, उसके इस्तेमाल हमें पता हो कि एक नुस्खा है, इसने इस जगह पे इस्तेमाल होना है। अब हमें उसके पीछे की साइंस नहीं पता कि ये नुस्खा सिर्फ़ इस दर्जे पे काम करेगा मर्ज़ के। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये नहीं समझेंगे तो तब तक हम बदनाम ही होते रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है कि हर फार्मूलेशन का, हर नुस्खे का हमें पता हो कि ये मर्ज़ के किस दर्जे में यूज़ होनी है। और यही यूनानी तिब में एक पूरा एक प्रिंसिपल है। मुअद्दिलात से शुरू होता है, मुंजिजात पे जाता है, फिर मुसहल पे जाता है, मुलय्यनात है मुसहल से पहले, मुकव्वियात हैं। तो एक प्रॉपर एक चेन है ना कि मुअद्दिलात यूज़ करवानी है, फिर मुंजिजात यूज़ करवानी है, फिर मुलय्यनात या मुसहलात की तरफ आना है, फिर मुकव्वियात या अक्सीरात की तरफ आना है। तो एक चेन है जो दर्जात है, ठीक है। और ये दर्जात के मुताबिक ड्रग देनी चाहिए हमेशा। और यही बात इधर लिखी कि इफ़ दिस बैलेंस बिटवीन द मिजाज ऑफ ड्रग्स एंड डिजीज इज डिस्टर्ब्ड then the results are negative and treatment will be unsuccessful. So based on this theory, the experts of medicine have divided the drugs into 4 degrees. First, अव्वल दर्जे की अद्वियात, दूसरे दर्जे की अद्वियात, तीसरे दर्जे की और चौथे दर्जे की। इसको तो मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले दर्जे की वो अद्विया होती हैं कि जो बॉडी के अंदर नई कैफियत प्रोड्यूस करेंगी, जो नॉर्मल से थोड़ी सी हायर होगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी वो कैफियत नहीं होगी कि बॉडी उसके असर को फ़ील कर सके। लेकिन जब हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं ना, तो फिर हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका कोई चेंज बॉडी फील करे। दूसरे दर्जे की अद्विया वो होती हैं कि वो नई कैफियत जब बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं ना, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग कैफियत होती है कि बॉडी उस असर को फ़ील करती है। लेकिन ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उससे हमारी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो, हमारी नींद डिस्टर्ब हो, भूख डिस्टर्ब हो, आराम एक्सरसाइज का साइकिल जो है ना हमारा डिस्टर्ब हो। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ना दूसरे दर्जे की, आपके बॉडी फ्लूइड्स पे एक्ट करती हैं। तो अब तीसरे दर्जे की वो होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग असरात बॉडी पे मुरतब होते हैं उसके, और अगर इसको डेली बेस पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट फिजिशियन एडवाइस अगर ली जाए तो ये आपको बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन तक पहुंचा देती हैं। और ये जो है इसके असरात बहुत जल्दी आप फील करते हैं जिस्म में। और फिर आते हैं चौथे दर्जे की अद्वियात पे कि ये पॉइजनस कह लें, ये आपके अगर आप ऐसे ही बग़ैर किसी वजह के खुद से लें और आपने यानी बस नुस्खा पढ़ा, नुस्खे में आपने उसके यूजेस पढ़ लिया, आपको नहीं पता नुस्खे के अंदर शिंगरफ पड़ रही है, आपको नहीं पता नुस्खे के अंदर सिमुलफार पड़ रहा है, जो कि चौथे दर्जे की अद्वियात है, आपने बस यूज़ करवा दिया। अब अगला मरीज़ बेचारा उस मर्ज़ के दर्जे पे ही नहीं था। अब आपने तो नुस्खा पढ़ा था, बड़ा कमाल का नुस्खा है और बड़े उसके फ़ायदे सुने थे, लेकिन मर्ज़ में उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है कि आप बदज़न होते हैं, आपका मरीज़ आपसे बदज़न होता है। तो ये चौथे दर्जे की अद्वियात बहुत केयरफुली यूज़ करवानी होती है। इनको हम सिमी अद्विया भी बोलते हैं कि ये पॉइजनस अफेक्ट्स जिस्म पे डालती हैं।
फिर ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो जहन में रखते हुए हम किसी ड्रग के जो दर्जा है ना वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये जो प्लांट है, ये जो हर्ब है ना, ये इस दर्जे में आ रही है। और ये चारों प्रिंसिपल्स की बेस पे ही जो हुक्मा हजरात थे उन्होंने प्लांट्स के जड़ी बूटियों के दर्जात मुकर्रर किए हैं। एक तो ये कि कोई भी जड़ी बूटी है वो आप उस पर्सन पे टेस्ट करेंगे जिस पर्सन का मिजाज मोतदल होगा। दूसरा कि उस मौसम में करेंगे कि वो मौसम भी मोतदल हो। तीसरा कि आपने बिल्कुल सही डोज दी हो। चौथा कि ओवर यूज़ ना किया हो मेडिसिन का, वो डोज वाले पॉइंट में ही आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अभी मैं पढ़ाने को तो और भी बहुत कुछ पढ़ा दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है, यही डाइजेस्ट कर लें तो काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप हैंड रेस कर लें और मैं 1 बाय 1 सबसे जो है ना वो लेता हूँ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं एंड देन हम जो है ना वो इसको आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर ताहिर साहब, आपका हैंड रेज है। चलें। सॉरी, ये सर ये जो डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 का जिक्र किया गया है, ये तो मेडिसिन के हवाले से है ना, जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है। अगर इसको हम डिजीज़ को साथ देखें तो डिजीज़ की डिग्री जनाब जो है ना कि मिसाल देकर ज़रा समझा दें कि किसके लिए डिग्री 1 वाली अदविया इस्तेमाल होगी, किसके लिए डिग्री 2 वाली। इसी एक मिसाल के डिजीज़ और अदविया को कंपेरिजन करके ज़रा काइंडली बता दें। ठीक है जी। अब देखें जी, जिस तरह प्लांट्स के दर्जात हैं ना मिजाज में, पहले दर्जे की अद्विया, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, इस तरह मर्ज़ के दर्जात हैं जिनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहला दर्जा कौन सा है मर्ज़ का, कोई बताएगा? सुए मिजाज, सुए तरकीब या सुए मिजाज। फिर दूसरा दर्जा क्या है बताएं भी। कोई नहीं पता किसी को? चलें मैं बता देता हूँ। सुए तरकीब है, सुए मिजाज है और फिर तफर्रुक इत्तिसाल है। तो अब जैसे सुए मिजाज भी आगे डिफरेंट तरह का होता है कि एक सुए मिजाज सादा होता है, एक सुए मिजाज मादी होता है। सादा में यह है कि बस आप बाहर निकले, धूप, कड़कती धूप है, तेज़ धूप है, आपके सर को धूप लगी, आपके सर में दर्द शुरू हो गया, ये पहले दर्जे की मर्ज़ है। फौरी तौर पे आप क्या करेंगे, जो अब देखेंगे कि गर्मी की वजह से सर में दर्द हुआ है, अब देखेंगे उसके अपोजिट ट्रीटमेंट में देखेंगे कि पहले दर्जे में सर्द अद्वियात कौन सी हैं, आप वो लेंगे या दूसरे दर्जे की, तो आपका सर दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। यही होता है, आपके गर्मी की वजह से सर दर्द, आप क्या करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, अब क्या करते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं, ठंडी चीज़ें लेते हैं ना, उसके अपोजिट उस लेवल के अकॉर्डिंग। तो वो आप सिंपल ठंडा पानी भी पी लें तो आपका क्या होता है, सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना। या आप ठंडे इन्वायरमेंट में चले जाएं, यानी गर्मी की वजह से सर दर्द हुआ है, आप ठंडे इन्वायरमेंट में चल जाएं, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। इस तरह ठंडे इन्वायरमेंट में आपको मसला और आप गर्म इन्वायरमेंट में चल जाएं, आपका ठीक हो जाता है। तो ये होता है मर्ज़ के अकॉर्डिंग डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट। जिस तरह हम उसका इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, उसका प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो पूरी एक बहुत डीप लेवल की साइंस है ना, कि जिस तरह हमने हॉलिज़म पढ़ा ना, उसमें सारी चीज़ें आती हैं कि सिर्फ डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए सिर्फ प्लांट्स नहीं, और भी चीज़ें यूज़ करनी है, और वो भी उसके दर्जे के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। एक मिसाल मैंने दिया कि गर्मी की वजह से सर दर्द हुआ है, तो उसका आसान हल क्या होगा कि हम उसे सर्दी प्रोवाइड कर देंगे पहले दर्जे की। अगर उसको ऐसा है कि हीट स्ट्रोक लग गया, तो ये फिर तीसरे दर्जे की बात आ गई। ठीक है, अब फिर उसके ट्रीटमेंट में तीसरे दर्जे की अद्वियात यूज़ होंगी। बात समझ रहे हैं? सर थैंक यू। जी ज़ेबुन्निसा हैंड रेज है। फाइव सेकेंड रूल। ज़ेबुन्निसा आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है तो करें।
ओके, गलती से हो गया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आ गई है सारे लेक्चर की? ये तो बस एक रिप्लाई है, बाकी 24 लोगों को समझ नहीं आई। आमिर साहब को बस समझ आई है। ओके, चलें, ठीक हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी अभी, और फिर आपको सुबह तक इसका लिंक मिल जाएगा। कल वाले लेक्चर से पहले आपको आज वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मैं क्वेश्चनिंग पहले करूँगा, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो उस हिसाब से जो है ना आप क्लास में एक्टिव रहा करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं।